हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस टॉपिक 1। हिंदू में एक एडिटोरियल आया है गॉड पार्टिकल और हिग्स बोसोन के ऊपर। तो सबसे पहले उसी को ले रहे हैं हम लोग। हिग्स बोसोन रिसेंटली न्यूज में इसलिए था, पीटर हिग्स जिन्होंने इस पार्टिकल की थ्योरेटिकली खोज की थी, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो ये पार्टिकल न्यूज में है और इसे बहुत सारी रिसर्च भी हो रही है। तो पीटर हिग्स इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसका आइडिया दिया था, ही रिसेंटली पास्ड अवे और 1960s में इसका आइडिया दिया गया था। उसके बाद में 2012 में स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उस जगह का जो नाम है वो है लार्ज हैड्रोन कोलाइडर। बेसिकली ये एक अंडरग्राउंड टनल है जो 27 किलोमीटर 27 किलोमीटर लंबी टनल है और यहाँ पर दो हाई एनर्जी लाइट की जो बीम है वो लाइट की स्पीड से तेज गति से चलाया गया। जब ये दो बीम आपस में टकराई तो प्रैक्टिकली इस हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की खोज हुई। तो थ्योरेटिकल आइडिया दिया पीटर हिग्स ने और प्रैक्टिकली इसका पता चला 2012 में लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, गॉड पार्टिकल क्या होता है। सिंपल सा, साइंस को अलग छोड़ो। देखो, भगवान यानी ईश्वर हम किसको मानते हैं? ईश्वर जो है, हम जो चीज मांगते हैं, कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो हमारी इच्छा पूरी कर दे, कुछ मांगिए तो वो हमें दे दे, उनको भगवान या देवी शक्ति कहा जाता है। गॉड पार्टिकल की भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है या जो भी मास देख रहे हैं, जिस जो द्रव्यमान आप देखते हैं, बेसिकली पूरे ब्रह्मांड में जो द्रव्यमान दिया गया है, जो मास दिया गया है, वो हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल ने दिया है। तो वो पार्टिकल जो मास को देता है दूसरे पार्टिकल्स को, उसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है। तो इसीलिए इसका नाम गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन रखा गया है पीटर हिग्स के नाम पर। इसकी खोज की जो है शुरुआत कैसे हुई? 1960s में थ्योरेटिकल आइडिया दिया हिग्स बोसोन ने। उसके बाद उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। इस पेपर का नाम था 64 में ब्रोकन सिमेट्रीज एंड मासेस ऑफ गॉस बोसोन। तो 64 में पेपर में ये पब्लिश हुआ। 2012 में जैसा कि मैंने बताया, लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में प्रैक्टिकली इस पार्टिकल को देखा गया और इसकी डिस्कवरी हुई। 2013 में पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज मिला था। तो ये इनकी लाइफ की जर्नी है और इनका कंट्रीब्यूशन है। गॉड पार्टिकल को देखते हैं कि बेसिकली क्या खास बात होती है। गॉड पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल है या फंडामेंटल पार्टिकल है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी चीज, चाहे ये पोडियम हो या ये मार्कर है या कुछ भी, पूरी दुनिया में जब किसी भी चीज को हम तोड़ना शुरू करते हैं तो छोटा छोटा, बहुत ज्यादा गहराई में जाने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है एटम। एटम को भी टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब वो पार्टिकल जिसका और टुकड़े नहीं कर सकते और उसके जुड़ने से क्या बनेंगे? सारी चीजें बनेगी, क्योंकि उसके जुड़ने से न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस के जोड़ने से एटम बनेंगे और एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे और फिर सारी चीजें बनेगी। तो कुल मिला के वो पार्टिकल जो फंडामेंटल लेवल पर है, जिससे और आगे हम नहीं जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, तो गॉड पार्टिकल या जो हिग्स बोसोन है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है या फंडामेंटल पार्टिकल है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स वगैरह ये सब। दूसरी बात, इसकी खास बात, सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है मास जनरेटर। इसका मतलब यह है कि सारे जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स, सबको मास जो देता है वो गॉड पार्टिकल देता है। इसीलिए इसका नाम जो है गॉड पार्टिकल है। किस तरीके से मास देता है? इसमें ये अद्भुत प्रॉपर्टी इसलिए है कि कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल, ये जो हिग्स बोसोन है, सपोज ये हिग्स बोसोन है और हर हिग्स बोसोन के अराउंड जो है इसका बोसोन फील्ड होता है। इसके अराउंड जो है इसका बोसोन फील्ड होता है या हिग्स बोसोन फील्ड होता है। उसके अराउंड कोई भी पार्टिकल जब इससे इंटरेक्ट करेगा,
या इसके बोसॉन फील्ड के टच करेगा तो इससे मास ऑब्टेन करेगा। वो पार्टिकल कितना मास ऑब्टेन करेगा ये इन दोनों के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे किसी से आपकी दोस्ती होती है तो किसी से बोलचाल का व्यवहार होता है, किसी से बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है, किसी से ऐसी दोस्ती हो जाती है कि एकदम टूटती नहीं है वो। तो जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उतना ही मास उस पार्टिकल को मिलेगा। सो बोसॉन फील्ड में या हिग्स बोसॉन के इंटरेक्शन में जो भी पार्टिकल आएगा उसको मास मिलेगा। अब ये हिग्स बोसॉन पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये बोसॉन फील्ड जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो उसके इंटरेक्शन में या बोसॉन फील्ड के इंटरेक्शन में जो भी पार्टिकल आएगा उसको मास मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है, आपकी दोस्ती कितनी गहरी है। अगर बिल्कुल दोस्ती नहीं हो रही है तो मास नहीं मिलेगा, थोड़ी कम गहरी दोस्ती है तो मास कम मिलेगा, बहुत गहरी दोस्ती है, इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा मास मिलेगा। ये एक सिंपल सा इसका फंडा है फील्ड एक्साइटेशन या इसका जो है बोसॉन फील्ड। अब एक चीज और, स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली जिन फंडामेंटल पार्टिकल की मैंने बात की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या लेप्टॉन हो या क्वार्क हो, जिनके वो टुकड़े नहीं कर सकते, तो सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स को मिलाकर एक मॉडल बनाया गया जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल। अब ये मॉडल क्यों बनाया गया? ये मॉडल बनाया गया समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। कोई भी चीज कैसे बनती है, तो जैसे मान लिया ये मकान है, मकान के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या होंगे? ईंटें होगी, सीमेंट होगी, है ना, कंक्रीट होगी, ये मकान के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो जब मकान का नक्शा बनाओगे आप तो उसमें सारी चीजें शो करोगे। वैसे ही कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ जब बनेगा तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन से? हिग्स बोसॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे। तो इन सब को बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ में रख के एक मॉडल बनाया गया है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल। और इस स्टैंडर्ड मॉडल में एक कमी दिख रही थी जब हिग्स बोसॉन की खोज नहीं हुई थी। वो कमी ये थी कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है इनको मास कहाँ से मिलता है। तो उस कमी को पूरा किया हिग्स बोसॉन ने। तो आप ये देखो, ये स्टैंडर्ड मॉडल है, बहुत सारे पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है इनकी स्पिन को, इनकी डायरेक्शन को, इनके नाम को ये मॉडल डिपेक्ट करता है। आप देख सकते हैं फोटोन है, इसमें टूऑन है, बोसॉन है, डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन, म्यूऑन, टाउ, ठीक है, अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, तो न्यूट्रिनो वगैरह। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। तो कुल मिला के बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर या कोई भी पदार्थ किससे मिलके बना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है स्टैंडर्ड मॉडल। इस मॉडल में सिर्फ एक कमी थी, ये पता नहीं चल रहा था कि इनका मास कहाँ से आया है। तो जब हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई तो ये मॉडल कंप्लीट, ये है स्टैंडर्ड मॉडल। आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये अप डाउन जो है इनकी डायरेक्शन को दिखाता है, चार्म, एंटी अप, एंटी चार्म, एंटी टॉप, ट्यूऑन, हिग्स, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, एंटी डाउन, एंटी स्ट्रेंज, एंटी बॉटम, फोटोन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, पॉजिट्रॉन, ठीक है, एंटी म्यूऑन, एंटी टाउ, जेड बोसॉन, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनकी प्रॉपर्टीज को दिखाता है स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है। तो इसको कंप्लीट किया है हमारे हिग्स बोसॉन। तो स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? इट डिस्क्राइब ऑल नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल इंक्लूडिंग क्वार्क्स, लेप्टॉन, बोसॉन, प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, जैसा हमने डिस्कस। इसके अलावा ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है, यूनिवर्स में जितने भी फोर्स लग रहे हैं, वैसे यूनिवर्स में 4 फोर्स है मेनली। कौन कौन से? वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर लगता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा फोर्स है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को ये मॉडल इंक्लूड नहीं करता है, बाकी तीनों फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी ये मॉडल जो है इनकॉर्पोरेट करता है, यानी कि अपने अंदर लेता है ताकि ये फोर्स को एक्सप्लेन कर सके और
जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को जो है प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सके। हिग्स बोसॉन रोल, डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसॉन कंप्लीट स्टैंडर्ड मॉडल को कंप्लीट करता है इसकी डिस्कवरी। तो एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हिग्स बोसॉन क्या है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में डिस्कवरी हुई थी। ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर, सर्न CERN इसका नाम है। बेसिकली ये क्या है, एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। क्या है ये? पार्टिकल एक्सेलरेटर। देखो इसका पर्पस क्या था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का? इसका पर्पस ये था कि गॉड पार्टिकल की खोज करनी। तो क्या किया गया यहाँ पर, ये ऐसी ट्यूब्स लगी हुई है और इसमें क्या कर रखा है, लेजर लाइट या लाइट की जो बीम है उसको छोड़ते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से लाइट की बीम जो है मैं एक बीम इधर छोड़ रहा हूं और एक दूसरी, मुझे ये जो लाइट की बीम है इसकी स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ले जाना है, यानी कि प्रकाश की गति के बराबर इसकी स्पीड होनी चाहिए। अब इसकी स्पीड में बढ़ाऊंगा कैसे? तो मैंने क्या किया, सब जगह मैग्नेट लगाए, चुंबक लगाए, यहाँ पर मैग्नेट लगा रखे सब तरफ। मैग्नेट क्या काम करते हैं, एक्सेलरेटर का, स्पीड बढ़ाने का। तो हर पॉइंट पर इसको मैग्नेट अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या होगा, ये जी जो लाइट है ये इधर जाएगी, आगे जाएगी। एक दूसरे डायरेक्शन से इधर से भी लाइट आ रही है यहाँ पर, और ये दोनों लाइट जो है यहाँ पर जाके टकराएगी, आपस में कोलिजन होगा इनमें। और क्योंकि दोनों स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, कोलिजन होगा। वो टकराने के बाद इनमें से कुछ पार्टिकल निकलेंगे। उनमें से एक पार्टिकल निकला हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल। 2012 में की खोज हुई और ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2008। यहाँ पता चला लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में 27 किलोमीटर की लंबा ये ट्यूब है, 27 किलोमीटर लंबा ये ट्यूब है और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर है यहाँ पर इसकी। दूसरा, हिंदू में साइंस सेक्शन में इस पार्टिकल पर डिस्कशन हुआ था, टॉप क्वार्क। तो टॉप क्वार्क है क्या? हमने ये कहा कि हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल से जिस पार्टिकल का इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही उसको मास मिलेगा। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल है उनमें सबसे ज्यादा मास जो है टॉप क्वार्क के पास। का मतलब क्या है, हिग्स बोसोन के साथ इसका इंटरेक्शन मैक्सिमम होता है। तो इट इज अबाउट 173 टाइम्स द मास ऑफ ए प्रोटॉन। दिस मेक्स इट हेवीएस्ट नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हेवीएस्ट टॉप क्वार्क है। जो पार्टिकल का मास जितना ही ज्यादा होगा उतना ही वो अनस्टेबल होगा। इस वजह से इसका लाइफ पीरियड शॉर्टेस्ट होता है एंड इट इनक्रेडिबली शॉर्ट लाइफ स्पाइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻⁻25 सेकेंड। तो बहुत कम लाइफ स्पाइन है। तो टॉप क्वार्क के बारे में 3 बातें याद रखनी है। ये हैवीएस्ट पार्टिकल है पूरे यूनिवर्स में, प्रोटॉन के मास का 173 टाइम्स। दूसरा, इसका इंटरेक्शन जो है हिग्स बोसोन के साथ मैक्सिमम होता है। क्योंकि ये हैवीएस्ट है इसलिए इसका डीके या ये तुरंत खत्म हो जाता है। इसका जो है लाइफ स्पान है बहुत शॉर्ट है। ये 3 बातें याद रखनी है। पूरे आर्टिकल का क्रक्स या समरी। तो साइंस सेक्शन में हिग्स बोसोन की बात हुई थी और टॉप क्वार्क की बात हुई थी, तो हमने कवर कर लिया है। मैं चल रहा हूँ टॉपिक नंबर 2 के ऊपर, शंघाई कोऑपरेशन। SCO की समिट हो रही है और 24th मीटिंग हो रही है हेड ऑफ स्टेट की। हेड ऑफ स्टेट का मतलब किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसमें पार्टिसिपेट। शंघाई SCO की 24th मीटिंग है। इसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जाएंगे समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप बोलोगे सर तो ये तो नॉर्मल सी बात है। नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं है। जब भी किसी हेड ऑफ स्टेट की इंपॉर्टेंट समिट होती है वहां जो है हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। जब वो समिट को अटेंड नहीं करते हैं तो एक नेगेटिव मैसेज जाता है कि शायद इंडिया जो है हमारी समिट को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है, उसके कुछ इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। तो उसमें S जयशंकर पार्टिसिपेट करेंगे बट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं।
ये 2024 की समिट 4 जुलाई को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हो रही है। तो कजाकिस्तान अस्ताना में 24 समिट ऑफ एससीओ और एस जयशंकर इंडिया को रिप्रेजेंट। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो शंघाई आपको पता है चाइना में है। तो ये ग्रुप कैसे बना, इसकी खास बातें क्या है, बिगिनिंग क्या है? सबसे पहले ये ग्रुप एससीओ नाम का कोई ग्रुप नहीं था। ओरिजिनली ये ग्रुप था 96 में, जिसका नाम था शंघाई 5। 96 में शंघाई 5। इस ग्रुप के जो मेंबर कंट्रीज है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान थे। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा और इसका नाम बदल दिया। इसका नाम रखा गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शुरू में शंघाई 5, दोबारा देखो, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और तजिकिस्तान 5। आपको क्या करना है शंघाई 5 याद रखने के लिए? सिर्फ उज्बेकिस्तान, ये किस्तान किस्तान सारे सोचो, उज्बेकिस्तान को छोड़ दो और बाकी 3 जो किस्तान है वो ले लो। कौन कौन से? किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान को बाद में लो, तो शंघाई 5 में ये नहीं है। तो 3 तो किस्तान के अलावा चाइना और रशिया, 5 शंघाई 5 थे। उसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा तो 6 हो गए और ये एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। बाद में इसकी जो फर्स्ट समिट हुई वो शंघाई चाइना में हुई। आज इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर कैसे बना? 2015 में एक समिट हुई रशिया के उफा में, उफा समिट हुई रशिया में। वहां ये डिसाइड किया कि इंडिया को शामिल करो। रशिया ने कहा है इंडिया को शामिल करो, चाइना ने कहा पाकिस्तान को भी हम मेंबर बनाएंगे। तो दोनों को मेंबर बनाने का डिसीजन लिया। 2016 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ और 2017 में फाइनली ऑफिशियली इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है एससीओ बन गए। रशिया ने इंडिया का नाम प्रपोज किया था और चाइना ने, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान का नाम प्रपोज किया, फाइनली 2017 में दोनों मेंबर बने। और अभी जो है 2021 में ईरान भी शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप के मेंबर जो है ओरिजिनल 5 मेंबर प्लस उज्बेकिस्तान प्लस इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस ईरान, तो ये 9 कंट्री इसके मेंबर है। क्या ये पावरफुल ग्रुप है? रिसेंट टाइम के जो रीजनल ग्रुप्स है उसमें वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग जो है ग्रुप है। इसका रीजन ये है, आप ये देखो इस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज, चाइना वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर है चाइना। इंडिया वन ऑफ द लीडिंग डेवलपिंग कंट्री है। रशिया इज ए पावरफुल कंट्री। तो स्ट्रॉन्ग कंट्री इसके मेंबर है। इस वजह से ये ग्रुप काफी जो है इंपॉर्टेंट ग्रुप बन जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव है इस ग्रुप के फॉर्मेशन के? तो पहला ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल कोऑपरेशन, यानी राजनीतिक सहयोग। हेड ऑफ स्टेट आएंगे, मीटिंग करेंगे और राजनीतिक लेवल पर जो सहयोग हो सकेगा वो करेंगे। दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे, सेकेंड पॉइंट। थर्ड सिक्योरिटी एंगल भी है इसमें, यानी कि सिक्योरिटी कॉपरेशन, तो टेररिज्म को कॉम्बैट करना, सेपरेटिज्म को कॉम्बैट करना और एक्सट्रीमिज्म को रोकना, यानी कि सिक्योरिटी लेवल पर भी ये सारे कंट्री के साथ कोऑपरेट करेंगे। टेररिज्म हो चाहे वो और रीजनल जो एक्टर हो, वो कंट्री के जो इस ग्रुप के मेंबर को थ्रेट पहुंचा रहे हो, सिक्योरिटी कंसर्न भी है। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज, इसका मतलब एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज है उसमें पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, स्टूडेंट जो है एक दूसरे कंट्री में जाए, ठीक है, लोग एक दूसरे के कल्चर को जाने, सारे पैरामीटर। तो कुल मिला के एक पॉलिटिकल लेवल पर कोऑपरेशन का ग्रुप है, इकोनॉमिक लेवल पर है और सिक्योरिटी लेवल पर और कल्चरल लेवल पर कोऑपरेशन का ग्रुप है और एक पावरफुल। तो इंडिया जो है पार्टिसिपेट समिट में। थर्ड टॉपिक ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2020। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और पूरा वर्ल्ड जो है एआई के ऊपर फोकस कर रहा है। भारत भी खुद को एआई के फील्ड में एक लीडर, खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता है और इंडिया ने जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी मिनिस्ट्री है, वो और 4 जुलाई को ग्लोबल इंडिया एआई समिट जो है ऑर्गेनाइज कर रही है नई दिल्ली। याद रखना है इस समिट के पर्पस क्या है। इस समिट के पर्पस है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से नॉलेज शेयर किया जाए, किस तरीके से कोलैबोरेशन किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल कंसर्न क्या है? एथिकल कंसर्न का मतलब ये है कि अल्टीमेटली एआई का मतलब क्या है
कि ये ह्यूमन को आई वुड नॉट से रिप्लेस करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो एआई की वजह से कॉम्प्रोमाइज होगी। तो कितना एआई को स्पेस देना है और इसके एथिकल कंसर्न क्या क्या होंगे। एक चिंता ये रहती है कि अगर एआई को सारी पावर दे दी तो अंत में ऐसा नहीं हो कि वो ह्यूमन को जो है ओवर पावर कर ले। तो देर आर मेनी एथिकल कंसर्न, ये सारी जो है इस समिट में डिस्कस किए जाएंगे। नीटी या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ग्लोबल कोलोब्रेशन, एथिकल कंसर्न, इंडियन इनोवेशन और एआई एआई एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करना, ये सारे इस समिट टॉपिक नंबर आइए नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 4, कोझिकोड यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो जैसे वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है वैसा वैसा प्रोग्राम है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या है और इसका पर्पस क्या है, आप ये देखो। जब भी बॉम्बे का नाम आता है तो पहली चीज आपके दिमाग में आती है कि बॉम्बे तो फिल्म इंडस्ट्री। तो बॉम्बे की पहचान क्या है, फिल्म इंडस्ट्री। जयपुर का नाम आएगा तो क्या आएगा, जयपुर के हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्टमैनशिप। चेन्नई का नाम आएगा तो क्या दिमाग में आएगा कि म्यूजिक। तो हर सिटी का ये एक कोई कल्चरल एस्पेक्ट है जो उस शहर की पहचान है। तो बेसिकली यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चालू किया है और इस प्रोग्राम में पूरे वर्ल्ड में कुछ सिटी को आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे कोझिकोड को आइडेंटिफाई किया है लिटरेचर के फील्ड में। कोझिकोड का जो लिटरेचर का ट्रेडिशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो इस सिटी को पहचाना जाएगा सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम पर, और पूरे वर्ल्ड में जो लिटरेचर वाली सिटी है उनको साथ में लाया जाएगा। ये कोलैबोरेट करेंगे ताकि लिटरेचर को बढ़ावा मिले और कोझिकोड एज ए सिटी का जो डेवलपमेंट है वो लिटरेचर उसके डेवलपमेंट को पुश करे, आगे बढ़ाए, एनकरेज करे। ये इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव। तो कोझिकोड केरला recognized by UNESCO's City of Literature. The city joins UNESCO's Creative Cities Network. पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी सिटीज है जिनको इस प्रोग्राम में शामिल किया है, उनको नेटवर्क को कोझिकोड के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो क्रिएटिव सिटीज जो नेटवर्क है 2004 में स्टैब्लिश हुआ। ये प्रोग्राम 2004 में शुरू हुआ। यहाँ पर 7 थीम है, यानी 7 क्रिएटिविटी की। कौन कौन सी, क्राफ्ट और फोक आर्ट में सिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा डिजाइन, फिल्म मेकिंग, गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब है फूड, लिटरेचर, मीडिया आर्ट और म्यूजिक। तो 7 पैरामीटर है। कौन कौन से, क्राफ्ट, डिजाइन, फिल्म, फूड, लिटरेचर, मीडिया और मीडिया आर्ट और म्यूजिक। तो जो कोझिकोड है उसको लिटरेचर के कैटेगरी में नॉमिनेट उसको शामिल किया है। एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है मेयर और स्टेक होल्डर्स की। का मतलब क्या है, जैसे कोझिकोड को अब शामिल कर लिया तो हर साल एनुअल मीट होती है। तो वो सारे सिटी जो इस नेटवर्क में शामिल हैं उनके सारे मेयर और टॉप अथॉरिटीज आएगी, ये आपस में डिस्कशन करेंगे। कोझिकोड वाले बताएंगे कि हमारे यहाँ ये लिटरेचर की फिल्म ये नए इनिशिएटिव, शंघाई अपना बताएगी, पेरिस अपना बताएगा, फिर ये साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि सिटी का डेवलपमेंट। 2004 में कॉन्फ्रेंस जो होगी वो पुर्तगाल के ब्रागा में होगी। ब्रागा पुर्तगाल में 2024 होगी, जुलाई में ही कॉन्फ्रेंस है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव क्या है, रेस क्रिएटिविटी एंड कल्चर इंडस्ट्री इन द हार्ट ऑफ लोकल डेवलपमेंट प्लान। तो क्रिएटिविटी को डेवलपमेंट के प्लान में इनकॉर्पोरेट करना ताकि उस शहर का डेवलपमेंट हो सके। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसा हमने बात की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 17 गोल है, उसमें से 11 नंबर का जो गोल है, गोल नंबर 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। तो सिटीज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कम्युनिटीज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो क्रिएटिविटी की थीम पर हो सकता है। तो SDG गोल नंबर 11 को अचीव करने में है। नॉलेज शेयरिंग, तो शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। सारे शहर जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करेंगे, दूसरे सिटीज को भी फायदा, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। कोझिकोड के लिटरेचर लेगेसी, कोझिकोड को क्यों शामिल किया, तो केरल का जो कोझिकोड है वो 87 में वहां पर
फर्स्ट मलयालम नॉवेल लिखा गया, उसका नाम था कुंडलता। जो नॉवेल है इट वाज रिटन बाय अप्पू नेदुंगड़ी। अप्पू नेदुंगड़ी ने मलयालम का जो है फर्स्ट नॉवेल लिखा कुंडलता, तो ये कोझिकोड से आया था। इसके अलावा केरल के जो फेमस राइटर है कौन कौन से, एस के कोटकट्टी और थिकोडियम, ये कोझिकोड से आते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट डे में आप ये देखो कोझिकोड में लाइब्रेरी कितनी है, 500 से भी ज्यादा लाइब्रेरी है, इतनी ज्यादा लाइब्रेरी है यहाँ पर। और थिएटर कुछ होते हैं, पब्लिशिंग हाउस है बहुत सारे, और रेगुलर लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं, बुक फेयर होते हैं, ऑथर मीट। तो कुल मिला के लिटरेचर की फील्ड में एक सर्टेन कल्चर है यहाँ पर, इसलिए सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग दिया। इंडियन सिटीज को बहुत सारे को शामिल किया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, फ्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ये देखो कि जयपुर को क्राफ्ट और बुक आर्ट की फॉर्म में 2015 में शामिल किया, वाराणसी को भी 2015 में म्यूजिक के फील्ड में, चेन्नई को म्यूजिक के फील्ड में 2017 में, बॉम्बे को फिल्म के फील्ड में 2019 में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी या फूड के फील्ड में 2019 हैदराबादी बिरयानी, ठीक है। श्रीनगर को क्राफ्ट और फोक आर्ट 2021 में, कोझिकोड को लिटरेचर की फील्ड में 2023 में। सारे के सारे है, ध्यान रखना है। तो देखो दोबारा देखो थीम को पकड़ो, क्राफ्ट के फील्ड में जयपुर और श्रीनगर, जयपुर और श्रीनगर क्राफ्ट के फील्ड। म्यूजिक के फील्ड में आप जाओ, म्यूजिक के फील्ड में वाराणसी, म्यूजिक के फील्ड में चेन्नई, फिल्म के फील्ड में बॉम्बे, फूड के फील्ड में हैदराबाद, गैस्ट्रोनॉमिक फील्ड में, और लिटरेचर के फील्ड में कोझिकोड। ये 7 सिटीज है जिनको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया है 2015 में 2, और उसके बाद में 2023 में, ठीक है। प्री के लिए बहुत काम का है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वेरी रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स। चलिए अगली जो न्यूज है वो है इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है मैत्री। भारत और थाईलैंड ने जॉइंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, 13th एडिशन मैत्री जो है आयोजित होगा भारत और थाईलैंड के बीच। सिर्फ इतना याद रखना है मिलिट्री एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट जो न्यूज है वो है जीका वायरस। जीका वायरस के महाराष्ट्र में कुछ आए हैं और इसको लेके एडवाइजरी इश्यू हुई। तो जीका वायरस के बारे में बेसिक आपको कवर करना जरूरी है। बर्ड फ्लू के केसेस जो आ रहे हैं केरला से आ रहे हैं, अलपुजा डिस्ट्रिक्ट से, तो उसको भी कवर करना है। नया जो अगला टॉपिक है वो है जीका वायरस। जीका वायरस के बारे में बेसिक, वायरस जो है मॉस्किटो से जीका वायरस आता है, ट्रांसमिट होता है, का नाम है एडीज, एडीज से ट्रांसमिट होता है। और डेंगू और चिकनगुनिया भी सेम मॉस्किटो से आता है। तो जिस मॉस्किटो से और चिकनगुनिया, उससे जीका वायरस हटा। इसका जो नाम है वो युगांडा में फॉरेस्ट, इसका नाम है जीका फॉरेस्ट, वहां से आया। यानी पहले जो केसेस आए हैं इसके युगांडा से आए थे, वहां जीका फॉरेस्ट, इसका नाम जीका 47। आल्सो सेक्सुअली भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, ये याद रखना। इन प्रेग्नेंट वुमन जीका कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट सच एज माइक्रोसेफेली ऑन यूजुअली स्मॉल हेड, other brain abnormality. The infection can cause Guillain-Barré syndrome and neurological disorder। ये सारे की सारी बातें। जीका वायरस ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से, मेनली मॉस्किटो का नाम है एजीज, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। ये मॉस्किटो जो है डेंगू और चिकनगुनिया भी इससे होता है, पहली चीज। दूसरा, सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है। तीसरा, जब भी किसी प्रेग्नेंट वुमन को अगर जीका वायरस लग जाए तो उनके जो बच्चे हैं उनमें एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होता है और उसको माइक्रोसेफेली हो जाता है। माइक्रोसेफेली का मतलब है बच्चे का जो सर होगा वो एबनॉर्मली छोटा होगा, बहुत छोटा सर होगा। एक चीज तो ये। दूसरा, गुलेन बेड सिंड्रोम हो सकता है अगर किसी को जीका वायरस लग जाता है और उस पर्सन को एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान कोमा में चला जाता है। आते ही सारे याद। आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, हेडेक हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, मसल पेन, दिल में रैशेस, जॉइंट पेन, ये सारे। करंट देयर इज नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन फॉर जीका वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है।
तो ट्रीटमेंट लेने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि डॉक्टर आपको दवाई देगा फीवर की, इन रैशेस को दूर करने की, लेकिन वायरस को मारने की दवाई डॉक्टर के पास में नहीं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जीका वायरस फटाफट एक बार रिवीजन। जीका वायरस का नाम कहाँ से है? 1947 में पहला केस आया युगांडा से, वहाँ एक फॉरेस्ट जिसका नाम है जीका फॉरेस्ट, वहाँ से इसका नाम आया है। कैसे ट्रांसमिट होता है? मॉस्किटो से, मेनली एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, ये मॉस्किटो से डेंगू और चिकन। दूसरा, सेक्सुअली भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। तीसरा, अगर मदर को जीका वायरस है तो छोटा बच्चा होगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको बोलते हैं माइक्रोसेफेली, जिसमें सर का आकार छोटा हो जाएगा। चौथा, अगर जीका वायरस किसी को लग जाता है तो उसको गुलियन बेयर सिंड्रोम भी हो सकता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जीका वायरस का कोई भी टीका या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। 5 बातें आप बाद। अगला टॉपिक है जो है बर्ड फ्लू या H5। तो केरल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एडवाइजरी इशू की है बर्ड फ्लू के खिलाफ। बर्ड फ्लू नाम से पता लग रहा है बर्ड में फ्लू है, ठीक है। इसका जो वायरस का नाम है H5N1 इन्फ्लुएंजा है। प्री में एक बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है रैपिडली स्प्रेड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, और वो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन को नुकसान हो सकता है। जूनोटिक डिजीज है ये। जूनोटिक डिजीज का मतलब वो बीमारियां जो पहले जानवरों में फैलती है और फिर इंसानों में फैलती है। तो ये बर्ड फ्लू जो है सबसे पहले बर्ड्स में कौन कौन से? पोल्ट्री बर्ड्स हो गए, ठीक है, चमगादड़ वगैरह इनमें। लेकिन रिसेंटली कुछ केस ऐसे आए हैं जैसे काऊ के अंदर ये बर्ड जो है, ये बर्ड फ्लू जो है उसके केसेस देखे गए हैं, और ऐसा ग्लोबल थ्रेट आ रहा था कि कहीं काऊ से ये ह्यूमन ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। तो जूनोटिक डिजीज है और ओरिजिन इसका चाइना में हुआ था। वाइल्ड एनिमल पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है। अभी इसका लेके डर क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इससे क्या हो रहा है? बर्ड्स का माइग्रेशन पैटर्न चेंज। माइग्रेशन का मतलब जैसे मान लिया साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से उड़ के इंडिया में आते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन बर्ड्स का जो माइग्रेशन का पैटर्न चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ये दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो वहां वायरस का ट्रांसमिशन है। पहली चीज बर्ड का माइग्रेशन। दूसरा, इसके बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ट्रेड बढ़ गया है, तो पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड ज्यादा है, इसकी वजह से डिजीज के स्प्रेड होने के रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक चिंता का विषय ये बना हुआ है, तो याद रखना H5N1 इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू, पहले बर्ड्स में फैलता है फिर इंसान में फैलता है। केरला में बहुत सारे पोल्ट्री बर्ड्स को मारना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस H5N1। और आज के टॉपिक के, आज के हिंदू के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा कवर कर लिया है, कुछ भी रिलेवेंट न्यूज आपकी छूट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।